दोस्तों नमस्कार। तो हमारा जजमेंट राइटिंग के आगे का पार्ट हम लेके आए हैं। लगभग हमारा ये चौथा लेक्चर होगा और हम छत्तीसगढ़ की मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी हमारी अभी प्रैक्टिस टेस्ट ये चल रहा है। जजमेंट राइटिंग को सोचना कैसा है, जजमेंट राइटिंग पे समझना कैसा है, ना मैंने अभी कोई फॉर्मेट बताया है, ना मैंने ये बताया कि आपको लिखना कैसा है। और हमारा बहुत ही जल्द ये क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे ऐसे लेने वाले हैं जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपके एमपी की जुडिशरी को पार करने के लिए, ये हमारा उद्देश्य है कि इस बार की जुडिशरी को पार करना, उसके प्रीलिम्स को पार करना, आरजेएस के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ का मेंस भी लॉन्च होने वाला है और ये उसकी प्रैक्टिस आपकी जजमेंट चल रही है, जिसपे हमारे बच्चों का प्रदर्शन रहता है अच्छा खासा। उनकी सोच, उनके नए विचार से आप लोग, हो सकता है आप लोगों के भी विचार हैं, अगर आप लोगों को भी साझा करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हम लोग भी आपके ओपिनियन को थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा मानेंगे। अपना अपना ओपिनियन रहता है, आपका अलग ओपिनियन रहता है, हमारा अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं, ये बात कहना गलत है ना, क्योंकि सबके सोचने समझने की ताकत अलग है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जजमेंट राइटिंग का आगे का पार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना ये चाहूंगा कि अभी तक सीआरपीसी के प्रोविजन हमने देखे, किसके देखे? सीआरपीसी के। आईपीसी के प्रोविजन देखे, जजमेंट राइटिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि जो हमारा 2007 का चल रहा है ना छत्तीसगढ़ का, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अभी बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे एविडेंस का। क्यों? क्योंकि जब हम जजमेंट राइटिंग में, अभी आपने नाम नहीं सुना होगा, कि हम जजमेंट राइटिंग जब पढ़ते हैं तो जजमेंट राइटिंग में हम मार्शलिंग करते हैं। मार्शलिंग मतलब होता है क्रमबंधन। क्रमबंधन का मीनिंग ये होता है कि भैया किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये वाली चीज। दूसरा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मीनिंग ये होता है कि आपकी रीजनिंग, क्या व्यक्ति ने अपने सर पे चोट खुद मारी थी, क्या क्या वास्तविकता में उसको चोट गिरने से लगी थी, क्या, ये वाली चीजें, या उसके भाई ने मारा था। ये पढ़ चुके हो कि नहीं? ठीक, ठीक है। तो हमने भैया सीआरपीसी के प्रोविजन पे बात करी थी कि नहीं करी थी, कि हमें सीआरपीसी के इन सेक्शन पे बहुत ही गंभीर रूप से क्या करना है, विचार करना है। जैसे कि एफआईआर होती है तो 154, पुलिस रिपोर्ट जाती है तो 173 का 2, सप्लीमेंट पुलिस रिपोर्ट अगर फाइनल रिपोर्ट जिसको बोला जाता है 173 का 8, कॉग्निजेंस लेता है तो 191 का ए बी सी, जो भी सुमोटो पावर है पुलिस रिपोर्ट पे है, कंप्लेंट बेसिस पे है, ये भी पढ़ रखा था। हमने इंक्वायरी की पढ़ी कि भैया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की पावर कहाँ देखने मिलती है, तो 202 में पोस्टपोन, 156 के 3 में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दिखती है कि वो री इन्वेस्टिगेशन करा सकता है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने का, है ना। ये सब हमने देखा। और हमने क्या देखा, हमने बहुत सारी सेक्शन देखी थी, 357 देखी थी, 428 देखी थी, जब्ती वाली के जब्ती वाली को नष्ट करना, 457 देखी थी, 56 देखी थी, है ना, देखी थी कि नहीं देखी थी। तो ये सब सेक्शन आपको जजमेंट राइटिंग में बहुत बेनिफिट देंगी आपके जजमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप किसी भी चीज को लिखोगे तो आपको बाय लॉ लिखना है, और बाय लॉ लिखोगे तो मजा ही उसका कुछ और है। बाय लॉ आप बात करोगे तो रीजनिंग देने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, अब बात करते हैं एविडेंस पे। एविडेंस पे बात इसलिए करता हूं क्योंकि पहली आपने क्या करी, मार्शलिंग। क्या कर रहे हो? मार्शलिंग करते हैं। जजमेंट राइटिंग मतलब किसने क्या कहा ये लिखते हैं। फिर क्या करते हैं हम, एप्रिसिएशन करते हैं। क्या करते हैं हम? एप्रिसिएशन। और लास्ट में आती है फाइंडिंग। और वो फाइंडिंग आपकी इसलिए नहीं आती, फाइंडिंग आपको बताता है एविडेंस, और एविडेंस ये बताता है कि वो भैया सपोर्ट कर रहा है या रिवर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? या तो आपका सपोर्ट करेगा या तो रिवर्ट करेगा, ये फाइंडिंग आती है। मतलब या तो खंडनीय नेचर का होगा या तो अखंडनीय नेचर का होगा, या तो आपके स्टेटमेंट को खंडित करेगा या तो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, या तो आपके एविडेंस को खंडित करेगा या तो आपके एविडेंस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये वाली चीज हमें कहा यहां से पढ़ने मिलेगी। अब एविडेंस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम न्यायिक कार्रवाई कहां पढ़ते हैं? सीआरपीसी में। न्यायिक कार्रवाई सीआरपीसी में कहां पढ़ते हो? 2I गलत, HGI के जे, फटाफट, ये नहीं बता पा रहे।
जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पढ़ते हो? आई है जुडिशियल प्रोसीडिंग, आई में। अगर मैं पलट जाऊं तो तुम लोग भी पलट जाते हो। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए अगर किसी भी चीज पे बोल रहे हो तो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अभी आके आपको यहीं आके बोलना है कि सर हमने पहले ऐसा किया था, फिर हमने ऐसा किया था, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया। ये सब आप लोगों से आज मैं सुनूंगा और सामने वाले भी देखेंगे कि आप लोग कितना अच्छा बोल सकते हो। ठीक है? और बोलने में कोई कतराते नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में अगर बोलोगे तो किसके सामने बोलोगे? फिर यही समझ के बोलना कि हमें तो बोलना है, बस बोलना है। गलत बोलो सही बोलो, डोंट, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार है, चलेगा। ठीक है? अपने को कोई जज करने का मौका देना ही नहीं है। अपन खुद को जज कर लो। किसको जज कर लो? खुद को। आई एम परफेक्ट और नॉट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिरर रूल पढ़ा है? नहीं पढ़ा। सेक्शन 7 पढ़ा? नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो पता चलता। ठीक है, अब जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? मजिस्ट्रेट द्वारा जांच विचारण निष्पादन की कार्रवाई में, और धारा 125 की कार्रवाई, 145 की कार्रवाई, नामांतरण कार्रवाई। मतलब आपका मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, इंक्वायरी करना, जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसका एग्जीक्यूशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग। आपका 125 की प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग। आपका 145 की प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग। आपका नामांकन प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब हर एक्ट का एक ना एक जुडिशियल प्रोसीडिंग आपको देखने मिलता है। ठीक है? मतलब जो न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई की जाती है बाय ओथ, सीआरपीसी में जब पढ़ते हो, किसके द्वारा? ओथ, लीगली ओथ पढ़ा है। लीगली टेकन बाय ओथ पे एविडेंस लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। जहां जहां ये वाली चीज फॉलो होती है वो क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब जब हम एविडेंस पढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे किस पे? एविडेंस पे। एविडेंस, एविडेंस में सबसे पहले हम जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज में आपको फैक्ट एंड इशू, मतलब आपको विवादक तथ्य देखने मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? विवादक तथ्य, उसकी डेफिनेशन देखने मिलती है, देखने मिलती है। उस पर 5 तरीके की चीजें भी आपको देखने मिलती हैं। बोलिए, निकालिए एविडेंस अपना अपना। देखो डेफिनेशन क्लॉज में फैक्ट है, फिर फैक्ट एंड इशू है है फैक्ट एंड इशू। अरे डेफिनेशन क्लॉज में 2 3 3 चौथे नंबर पे देखा होगा, लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? तेज पढ़िए। हम्म, ये तो तथ्य है। ये फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, फैक्ट एंड इशू। इसके बाद विवादक तथ्य। हाँ, मिला। हाँ, अब पढ़िए। अब पढ़ते ही नहीं आ रहा है, पढ़ते ही नहीं आ रहा। लॉ ही नहीं पढ़ते हो, रीडिंग करते हो लॉ की? बोलिए, पढ़ो जरा फत्तू। ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले से या अन्य तथ्यों के संदर्भ में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्भरता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है। मतलब फैक्ट एंड इशू क्या है? फैक्ट एंड इशू वो है जो या तो एक चीज को, देखो जजमेंट राइटिंग में भी आपके क्या बनेंगे? विवादक तथ्य बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? जिसपे क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन आपको करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन। 2 तरीके के बनेंगे। जिस चीज को सामने वाला बोल रहा है इसने मुझे मारा, वो उस चीज को क्या करता है? मना करता है कि मैंने नहीं मारा। है बात कि नहीं? तो यही आपका फैक्ट एंड इशू बताएगा। यही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, ये वाद या कार्रवाई का प्रत्याख्यान कर रहा है कि प्रख्यान कर रहा है। मतलब ये तो या एडमिट है या डिनाइड है। यही बताएगा कि नहीं बताएगा? यही बताएगा आपका विवादक तथ्य। मतलब अगर मैं फैक्ट एंड इशू की बात करूं, किसकी बात करूं? फैक्ट एंड इशू की, तो ये आपको जजमेंट राइटिंग में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और इसी पे आपको जजमेंट राइटिंग पूरी बनाने वाली है। मतलब जो आपके 5 पॉइंट से 6वां पॉइंट जो बनेगा वो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
कि फैक्ट इन इशू में जो आप एविडेंस देखोगे, फैक्ट इन इशू में आप जो एविडेंस देखोगे वो आपके कैसे होंगे, कैसे होंगे आपके? एक तो होंगे आपके प्रत्यक्ष, कैसे होंगे? प्रत्यक्ष साक्ष्य। कैसे साक्ष्य होंगे? प्रत्यक्ष। दूसरा होगा आपका सरकमस्टांसेस, कौन से? परिस्थितिजनक साक्ष्य। कैसे साक्ष्य होंगे? परिस्थितिजनक साक्ष्य होंगे। और तीसरे जो आपको पढ़ने मिलेंगे वो आपके वैज्ञानिक साक्ष्य मिलेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्य मतलब एक्सपर्ट द्वारा दिए गए जो एविडेंस रहते हैं, जैसे कि आपकी एमएलसी रिपोर्ट हो गई, डॉक्टर देती है, एक्स रिपोर्ट हो गई, या डॉक्टर देता है, या कोई भी आप मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है जो आपके सिचुएशन को समझता है, मतलब जो भी आपके वैज्ञानिक रिपोर्ट आएगी वो वाली चीज, ठीक है। तो ये आपकी है वैज्ञानिक, ये आपके वैज्ञानिक साक्ष्य। कौन से साक्ष्य भैया? वैज्ञानिक साक्ष्य, प्रत्यक्ष, सर्कमस्टांसेस और वैज्ञानिक। जनरल तौर पे आपको ये और भी हैं, और भी हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब आपका आई विटनेस, अगर आप अपनी स्टोरी में फिट करोगे तो सी कौन है? आई विटनेस। सर्कमस्टांसेस कि भैया वो बरामदे में सो रहा था, कितने बजे की बात है, ये सर्कमस्टेंस सिचुएशन को देख के, खून पे दाग लगे, दाग लगे हैं, चाकू पे दाग है खून का, है ना, हो सकता है डंडे से मारा, डंडा छुपा दिया हो, चाकू पीछे वाला लेके, तो सर्कमस्टेंसेस जैसा बोलेगा वैसा आपको मानना पड़ेगा। फैक्ट इन इशू उस हिसाब से क्रिएट करोगे। वैज्ञानिक एमएलसी रिपोर्ट जिस तरीके से, एक्सरे रिपोर्ट आएगी, वो सब चीजें जो एक्सपर्ट द्वारा दी गई होंगी उनके हिसाब से भी आप क्या लगा सकते हो, आप अपना फैक्ट इन इशू क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाली चीज आपको देखने यहाँ पे मिलने वाली है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं परेशानी। अब एक होती है आपकी संस्वीकृति, कन्फेशन। क्या होता है आपका? कन्फेशन। अब निकालो सेक्शन 17 से स्टार्ट हो जाओ, जिसमें आपको पढ़ने मिलेगा स्वीकृति, और उसी के बाद आपको 24 से लेके आपको 30 तक आपको कन्फेशन पढ़ने मिलेगा, ठीक है। जनरल तौर पे तो आपको मिल ही जाता है। तो कन्फेशन, कन्फेशन अगर सीआरपीसी में रिलेट किया था मैंने, 167 याद है? स्टेटमेंट और कन्फेशन 164, 167, 164, सॉरी 164 है, कौन सा है? 164। कन्फेशन और स्टेटमेंट सीआरपीसी तीनों बुक लेके नहीं आए? पढ़ा है? 164 लिखा है, कन्फेशन और स्टेटमेंट। कन्फेशन क्या होता है? कोर्ट में जाके आप क्या करते हो? हाँ मैंने मारा, या कोर्ट में जाके आप कुछ भी कन्फेस करते हो, आप स्टेटमेंट देते हो। कन्फेशन तो वही होता है ना कि हम अपने आप को हवाले कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? होता है। अब लेकिन आपका ये जो पार्ट है किसका? एविडेंस का। एविडेंस का जो पार्ट है, वो एविडेंस का पार्ट आपका 24 कुछ अलग बात कर रहा है यार, 25 कुछ अलग बात करता है, 26 कुछ अलग, 27 कुछ अलग, 28 कुछ अलग, 29 कुछ अलग, 30 कुछ अलग। ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी कहानी को हम करते हैं, कन्फेशन को समाप्त। देखो कन्फेशन पे आता हूं मैं। 24 देखिए क्या लिखा है कन्फेशन के बारे में। यह लिखा है स्वप्रेरणा उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब सुसंगत होगी? विसंगत होगी कि सुसंगत होगी? पहली चीज आपको दो चीजें लिखनी है। एक तो आपको देखनी है रिलेवेंस, मतलब आपका रिलेवेंसी देखनी है। रिलेवेंसी मतलब कोई चीज दूसरी चीज से कितना रिलेट करती है, ये चीज देखनी है। और दूसरी होती है रिलेवेंसी, विसंगत, मतलब वो इससे तुलना है ही नहीं उसकी, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो इसमें यही बोल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को धमकी दी, अगर किसी व्यक्ति को लालच दिया, अगर किसी व्यक्ति को प्रॉमिस दिया, और कोई व्यक्ति जेल में है, जैसे मैंने बोला मुझे जेल से बचा ले भाई, तू कन्फेशन ऐसा दे देना कि मैं उस पर था ही नहीं, मैंने उसको देखा ही नहीं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? बरी, बाइज्जत बरी। और मैं तुझे भैया घर गिफ्ट कर दूंगा, या तुझे 50 लाख रुपए गिफ्ट दे दूंगा, या धमकी तेरी माँ को जान से मार दूंगा, मेरे गुंडे लोग बाहर घूम रहे हैं, अगर मेरे खिलाफ तूने गवाही दी। मूवी में देखा है? देखा मूवी में दिल वाले, अजय देवगन की माँ को कब्जे में कर लेते हैं और फिर उसको हीरोइन से बोलते हैं कि तुम इसके खिलाफ गवाही दो। वही है कन्फेशन, वो आपके 24 है। तो इसमें यह बोला कि अगर आपने डरा धमका के अगर कन्फेशन ले भी लिया तो वो क्या होगा? इररिलेवेंट होगा। कैसा होगा वो? इररिलेवेंट। पहला कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्या है? वो
इररिलेवेंट। ठीक है, इसका अपोजिट हमें देखने मिलता है 28 में कि अगर भैया टीआईपी नहीं है, टीआईपी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा भैया, रिलेवेंट हो जाएगा। 25 क्या बोलता है, देखो 25 की हेडिंग देख लीजिए। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर के सामने, दृश्यम मूवी देखी, दृश्यम 2 नहीं देखी, पहले भी नहीं देखी। दृश्यम 2 में अजय देवगन क्या करता है, कन्फेस करता है, वीडियोग्राफी होती है पुलिस के सामने, और जबकि वीडियोग्राफी हो जाती है वो कन्फेस कर भी लेता है, लेकिन वो कन्फेशन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो जब तक जज के सामने ना बोल दे कि मैंने सर इनको, उस लड़के को मारा है, किसने मारा, मैंने, जज के सामने, तब तक वो रिलेवेंट नहीं होगा। मतलब पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट होता है। क्या होता है, इररिलेवेंट। तो ये भी आपका इररिलेवेंट। 26 किसके बारे में बात करता है, आइए बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा किए गए व्यक्ति की संस्कृति उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। मतलब जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात नहीं होता है तब तक की साबित नहीं किया जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष हो गई है तो फिर साबित कर दिया जाएगा। ये मतलब ये मजिस्ट्रेट कस्टडी के बारे में बात करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष बोल दिया तो रिलेवेंट होगा। आगे 27, क्या बोला, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। 27, आपके कपड़े, आपके चाकू जब्त हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यही है 27 का मेमो, जो कि पुलिस वाले ने क्या किया था, कोर्ट के समक्ष पेश किया था, लिखा था कि वह जब्ती मेमो भी उसने क्या किया, न्यायालय में पेश कर दिया। तो आप किस सेक्शन का मेंशन करोगे, आप 27 मेंशन करोगे। कौन सा सेक्शन मेंशन करोगे, ये है जब्ती, क्या है ये आपका, सीज मेमो जिसको बोला जाता है। अब जब ऐसी कंडीशन आए तो 25 के बारे में लिखना, लालच धमकी वाली आए तो 24 के बारे में लिखना, मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ 26, जब्ती हुई ये तो हमेशा ही होती है, 27 तो लगना ही है क्योंकि कुछ ना कुछ रिकवर होता है। इसमें कंडीशन अलग है, केस लॉ है बहुत सारे, वो केस लॉ आपको मेंशन करने हैं आपकी जजमेंट राइटिंग में। जैसे कि कन्फेशन की अगर कोई स्टेटमेंट सिर्फ कन्फेशन से अगर मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, उसको सजा दे दी या कन्विक्ट कर दिया, किसने, हो सकता है जजमेंट राइटिंग ऐसा भी पूछ लिया जाए कि ओनली कन्फेशन ही था कि मैं गया मैंने मारा है, और आपको फिर बस आपने सोच लिया कन्विक्ट करना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए किस केस में आपको कन्फेशन की डेफिनेशन आई थी। जैसे कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, उसमें कन्फेशन की डेफिनेशन की गई थी, किसमें, पाकला नारायण स्वामी में। तो ये वाली चीज भी आपको क्या करनी है, जजमेंट राइटिंग में मेंशन करनी है। केस लो कर दिया तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, जैसे शारदा देवी का एक केस, इसमें वर्दी, शारदा वर्दी चंद शारदा वाला एक केस आता है जिसमें 5 गोल्डन रूल आए थे, वो भी चोरी के केस के संबंध में भी आप क्या कर सकते हो, उसको मेंशन करते हो, जो रिलेवेंसी इररिलेवेंसी के बारे में बात करता है ना। धीरे धीरे अभी चर्चा करेंगे उस पर, है ना। अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझो कि हमें समझना क्या है। और 28 क्या है, 28 में पढ़ाई चुका हूँ कि टीआईपी हटा दो तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। 29 क्या है, 29 देखो, मतलब अगर किसी भी प्रॉमिस दे रहा है वो किसी व्यक्ति को, धोखे से ली गई है कन्फेशन, प्रॉमिस लेके कन्फेशन ली, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बता दे भाई बता दे बता दे, किसी को धोखे से, धोखे में पड़ दिया, कोई नशे की हालत में दारू पिला के ले ली कन्फेशन, है ना, तो ये क्या होगी, ये रिलेवेंट होगी कि नहीं। क्या लगता है। हम्म जब तक कि अगर वह पुलिस कस्टडी में ना हो, अगर पुलिस कस्टडी में नहीं है
तो फिर अरे पुलिस कस्टडी में है, अगर बोल रहा है नशा की हालत में धोखा प्रोमिस वगैरह दिला के आप ले रहे हो तो फिर इरेलेवेंट है, पर नॉर्मल बोल रहे हो और सुन लिया तो फिर रिलेवेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये वाली चीजें हैं, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा है आपका। चलिए अब बात करते हैं अपन। अब आपकी दो चीजों की प्रिजम्पशन लिया जाता है, किसमें, आपकी जजमेंट राइटिंग में और आपके जब भी आप एविडेंस लेते हो तब। जैसे कि हमने भी बहुत जगह प्रिजम्पशन लिया इस केस लो में। वो बोल रहा है सिर में लगने गिरने से मुझे चोट लगी है, उसने मुझे मारा नहीं है, मेरा छोटा भाई है, भैया शत्रुता के कारण हमारी आपसी दुश्मनी है इसलिए मार दिया। ये सब चीजें हमने प्रिजम्पशन लिया ना। हमने ये माना कि पोजीशन में वरांडा उसके पोजीशन में था, ये हमने प्रिजम्पशन लिया ना, लिया कि नहीं लिया। ये प्रिजम्पशन पे तो काम कर रहा है, तो फिर प्रिजम्पशन है क्या चीज आपके एविडेंस में। तो दो तरीके के प्रिजम्पशन देखने मिलते हैं आपको, एक तथ्य के और एक लॉ के, एक फैक्ट और एक आपका लॉ। तो जो तथ्य की उपधारणा होती है और जो विधि की उपधारणा होती है उसका प्रावधान आपको देखने मिलता है आपके एविडेंस में। जैसे कि 117 आप जब पढ़ोगे MPLRC में, जैसे आप एविडेंस में 112 पढ़ते हो, 112 सीधा सीधा बोलता है कि अगर शादी के 2 घंटे बाद भी अगर वुमेन प्रेग्नेंट निकली और अगर बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका ही माना जाएगा। ये वाला प्रिजम्पशन थोड़ा बहुत लिया जाता है, ठीक है। वो 280 दिन वाला कॉन्सेप्ट है कि 280 दिन में बच्चा होना चाहिए, है ना, ये वाली बात उसमें लिखी है। तो ये वाली क्या है, आपके तथ्य के संबंध में विधिक उपधारणा है। कैसा है ये आपके, देखो था तो ये एक फैक्ट, लेकिन प्रिजम्पशन किसका है, लॉ का। किसका प्रिजम्पशन है, लॉ का। मतलब तथ्य के उपबंध में किसका प्रिजम्पशन, विधिक प्रिजम्पशन। कौन से, आपके 112 में कि 280 दिन में बच्चा होना ही चाहिए, ये क्या प्रिजम्पशन है। अगर शादी के 2 दिन बाद भी अगर बच्चा हो जाता है तो चेक करेंगे 280 दिन आपका शादी तय हो गई थी नहीं हो गई थी, ये भी जो चीजें जो उसमें देखी जाती हैं, जो अभी 112 में हम पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपका पढ़ना है। तो ये क्या है आपका प्रिजम्पशन। अब तो प्रिजम्पशन का महत्व समझ में आ रहा है ना, कि आपको प्रिजम्पशन पूरे आपको प्रिजम्पशन देखने ही मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि प्रिजम्पशन की सेक्शन अगर आपको आगे देखने मिलेगी, सेक्शन निकालिए, डेफिनेशन क्लॉज, देखो कहाँ लिखा है, सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन लिखा है, मे प्रिजम्पशन, सेल्फ प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। जैसे मे प्रिजम्पशन पढ़ने मिलेगा 88, ठीक है। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन हमें पढ़ने मिलता है जैसे कि 41, 112, 113, ये कंक्लूसिव रहता है कि एक मतलब। और जो आपके मे प्रिजम्पशन और सेल्फ प्रिजम्पशन होते हैं रिवर्टेबल नेचर के, ये लिख लो कि प्रिजम्पशन 3 तरीके के होते हैं, मे, शैल और आपके कंक्लूसिव। और नॉर्मली तो आपके होते हैं फैक्ट प्रिजम्पशन, मतलब तथ्य के आधार पे उपधारणा, और विधि के आधार पे उपधारणा। नॉर्मल तो ये होती है, लेकिन जो आपका लॉ बता रहा है वो मे प्रिजम्पशन बता रहा है, सेल प्रिजम्पशन बता रहा है और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन बता रहा है। मे प्रिजम्पशन भी रिवर्टेबल होता है, सेल प्रिजम्पशन भी रिवर्टेबल होता है, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो होता है वो इररिवर्टेबल होता है। जैसे कि 112, सेक्शन 41, सेक्शन 113। क्लियर, थोड़ा सा लिखे रहो, काम आएगा आपकी, क्योंकि इन सब का यूज बताऊंगा मैं कैसे करना है। पूरा आपका लॉ पे चलेगा, जजमेंट राइटिंग है ना, कोई भी ऐसी बत्तीबाजी वाली बात नहीं लिखेंगे अपन कि आप बात कर रहे हो कि हाँ सर उसके तो रिश्तेदार थे इसलिए क्यों मारेगा, छोटा भाई है, नहीं। लॉ बोल रहा है क्या, आप प्रिजम्पशन कौन सा ले रहे हो। अगर शेल प्रिजम्पशन है तो भी रिवर्टेबल है, याद रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। जिस चीज को बोल ही रहे हो कि होना ही चाहिए तो वो भी रिवर्टेबल है, अगर उसके खिलाफ भी एविडेंस आ जाता है तो वो भी रिवर्ट, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगा। जैसे 112 बोला, 113 बोला मैंने, 41 बोला, ये कंक्लूसिव है। 112 कितना शानदार एग्जाम्पल, 280 दिन में बच्चा होना ही चाहिए और शादी के 2 दिन बाद भी हो गया तो फिर भैया आपका ही है। किसका है फिर, आपका। ऐसा है, अभी पढ़ेंगे जब, ठीक है, अभी उस पर टॉपिक नहीं छेड़ रहे हैं। चलिए अब आपका सेक्शन 6 देखिए एविडेंस में। सेक्शन 6 की वैलिडिटी भी बहुत शानदार है यहाँ पे आपके एविडेंस में, आपके जजमेंट राइटिंग में। सेक्शन 6 बात करता है सेम ट्रांजैक्शन, बात करता है ना इसी की। 6 देखिए, 6 क्या लिखा है, एक ही संव्यवहार के भाग होने पे तथ्यों की सुसंगति, लिखा है ना। ट्रांजैक्शन मतलब सीरीज ऑफ एक्ट, क्या है ये, सीरीज ऑफ एक्ट।
मतलब इसमें जो आपको लैंग्वेज पढ़ने मिलेगी, घटना स्थल के पहले की, थोड़ी देर पहले की और थोड़ी देर बाद की, दोनों क्या होगी, सेम ट्रांजेक्शन, मतलब एक्ट ऑफ सीरीज। जैसे कि रेप हुआ लड़की का, जैसे रेप हुआ, लड़की दौड़ती दौड़ती हुई पुलिस के पास गई, तो ये क्या है आपका, सेम ट्रांजेक्शन है, घटना के बाद। लेकिन अगर लड़की का रेप हुआ और 2 दिन बाद जा रही है, तो ये क्या थोड़ा सा डाउट में डालता है कि नहीं डालता, डालता है। तो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं आएगा। सेम ट्रांजेक्शन पार्ट होता है घटना के पहले का और घटना के तुरंत बाद का। तुरंत बाद, तुरंत पहले, चाहे विभिन्न स्थान, एक स्थान, कैसे भी स्थान, लेकिन ट्रांजेक्शन होना चाहिए एक्ट ऑफ सीरीज। एक्ट ऑफ सीरीज। अब भैया ये तो आपने बोल दिया कि घटना के रीजस्ट एक्ट, इसका एक मैक्सिम आता है रीजस्ट एक्ट, घटना के ठीक पहले, घटना के ठीक बाद या घटना के समय पे जो आपका ट्रांजेक्शन होगा, जो आपका होगा कम्युनिकेशन वगैरह जो भी है, वो कहीं में आएगा, आपका सेक्शन 6 के कुछ पार्ट में आएगा। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिव हेयरसे एविडेंस आपने नाम सुना, सेक्शन 60 खोलो जरा, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 60 खोलिए। खोलो 60, खोलो और हेडिंग पढ़ो उसकी। अरे फटाफट पढ़ लो, इसलिए बोलता हूँ वेयर एक्ट लेके आया करो, तीनों एक्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा है 60 में? ऑल केसेस में आपने देखा हो, सुना हो, रिसीव किया हो, आपका कोई ओपिनियन हो, जैसे कि 498A क्रूरता होता है ना महिलाओं के साथ, और फिर महिला को कुछ हुआ और फटाफट फोन लगा दिया, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज वो हुआ, तो ये सेम ट्रांजेक्शन है क्या? घटना के ठीक पहले आज पिटाई हुई, मम्मी आज मार दिया, एक कॉमन सेंस है क्या? सुनी सुनाई बात है ना, मम्मी ने खुद देखा क्या? मम्मी ने खुद देखा क्या? नहीं देखा। मम्मी ने सर्कमस्टेंसेस फोटो भेजी कि गाल पे जो चाटा चाटा है, तो ये वाली चीज हो सकती है कि हाँ ठीक है, और हो सकता है खुद जल गई हो और सास का नाम लगा रही, ये भी चीज होती है। मतलब हेयर से एविडेंस पे बिलीव नहीं करता है कौन? सेम ट्रांजेक्शन। मतलब आपका तो सीरीज ऑफ एक्ट होना चाहिए। आपने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी आपको लेने आई, लेके आपको थाने ले गई, ये सब ट्रांजेक्शन हो सकता है कि आपको लगी है चोट, दिख सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि फोन लगा दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पे काम कर सकता है आपका। ठीक है, चलिए अब दो चीजों पे बात करेंगे, सुसंगत पे। किस पे बात करते हैं? सुसंगत। इस वर्ड का मीनिंग आपको जजमेंट में बहुत जगह सुसंगत सुसंगत लिखना पड़ेगा कि इसके स्टेटमेंट सुसंगत हैं, इसके जो साक्ष्य मिले हैं ये भी सुसंगत रखते हैं, ये भी हमें रिलेवेंट करते हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं, ये हमें रिवर्ट करते हैं, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, अब ये सुसंगत क्या होता है? सुसंगत होता है अनुमान, क्योंकि जजमेंट राइटिंग है, हर चीज आपको परोस के तो देंगे नहीं, आपको अनुमान ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अनुमान। तो ये वही वाली चीज है, अनुमान है सुसंगत कि भैया सत्य तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना? सत्य तक पहुंचना। ये एक तरीके का क्या है आपका? अनुमान है सुसंगत, कि सत्य तक पहुंचोगे। और सत्य तक कैसे पहुंचोगे? जब आपको पता चल जाए कि विवादक तथ्य है क्या। जहां से शुरू हुए थे वहीं आपको ला खड़ा कर दिया
कि वहीं पे पहुंच जाओगे कि भैया वास्तविकता में विवादक तथ्य है क्या, और विवादक तथ्य जो मैं सोच रहा हूं, जैसे कि सेक्शन 6 के साथ हम सेक्शन 7 देखते हैं, सेक्शन 8 देखते हैं, देख लो तो फिर देख लो। क्या लिखा 7 में? क्या लिखा? प्रसंग हेतु परिणाम लिखा है, वस्तु स्थिति भी लिखा है, और आपके घटना के संव्यवहार का अवसर भी लिखा है। मतलब आपके सबसे पहले 7 में आपका पहला वर्ड है ओकेशन, मतलब हालात। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देता है, होता है। तो यही तो है। डायलॉग याद है मुझे? पूरा याद है। मूवी तो याद नहीं, स्वर्ग मूवी का। हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ, जुर्म की दुनिया में काफी नाम है मेरा। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देता है, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, कोई आदमी पैदा होते ही बुरा इंसान नहीं होता, है ना। ये वाले डायलॉग याद रखा करो, आपको सेक्शन 7 का रियलाइज होगा कि हालात, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि खुद क्या करता है, वो दूसरे को ऑफेंस करने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, ये हालात है, ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट ऐसे हो जाते हैं कि खुद क्या करते हैं, दूसरे ऑफेंस कर दें। मतलब ऐसे हालात क्रिएट कर देना जिससे क्या हो जाए, ऑफेंस आसानी से हो जाए। ये आपका सेक्शन 7 बोल रहा है। तो ये भी एक क्या, आप अनुमान ही लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो। दूसरा पॉइंट देखो, कॉज। कॉज क्या बोल रहा है? कॉज ये बोल रहा है क्या कारण था कि ये क्राइम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्या कारण था कि मर्डर हुआ, क्या कारण था कि इसने इसको मारा। तीसरी चीज आपको जो देखने मिलेगी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसा पैदा हो जाए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मान के चलो आपको टाइम पीरियड पता चल गया कि वो व्यक्ति रात को सोता है, अब रात को सोता है और ये वाली गोली खाता है। अब आपने, हो सकता है उस रात को आपने कुछ ना कुछ कर दिया हो, वो व्यक्ति नहीं सो पाया हो, आपने गोली में कुछ और गोली मिला दी, और फिर जब वो सोया और खा के सोया, मर गया। तो ये भी क्या, एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको, ये भी एक रात होती है आपकी। ठीक है। और दूसरा आपका होता है स्टेट ऑफ थिंग, मतलब उसको पता था कि उसकी हैबिट है दवाई खाने की, तो ये भी आपकी क्या है, स्टेट ऑफ थिंग। तो ये सब क्या है, आपके अनुमान है। ये सब क्या है आपके, अगर किसी व्यक्ति को एक्यूज मार रहे हो, जैसे अपन ने उस स्टोरी में किसको एक्यूज मारा, बी व्यक्ति को, बी उसका छोटा भाई है, ये अपन सब अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि किसी तीसरे ने मारा हो, वो व्यक्ति पीछे चाकू पकड़ के जा रहा हो, पकड़ रहा हो, सी ने गलती से उसको पकड़ लिया, उस सी को लगा कि भैया ऐसी ने मारा, सी ने मारते हुए देखा क्या, नहीं देखा। ऐसा तो हमने ना स्टोरी ने बोला ना हमने बोला। तो ये क्या है, अनुमान है। मतलब हम चाहें तो सेक्शन 6 का यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो सेक्शन 7 का यूज कर सकते हैं। अब बचा सेक्शन 8। क्या लिखा है, क्या लिखा है सेक्शन 8? मतलब धारा 7 का प्रभाव आपको 8 में देखने मिलेगा। धारा 8 आपका सेक्शन 8 क्या बोल रही है? सेक्शन 8 बोलती है कि आपका मोटिव क्या था, कि अगर आप किसी लड़की का मर्डर कर रहे हो तो आपका एक मोटिव होना चाहिए। हो सकता है वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकता है उनके पापा की इज्जत खराब हो रही हो मार्केट में, ठीक है, तो पापा खुद जाके उसकी लड़की का क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। ये एक मोटिव होता है। क्या होता है ये? मोटिव। कॉज से बढ़ के, कारण से बढ़ के एक मोटिव होता है। ठीक है। दूसरा आपका क्या लिखा है इसमें, प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन बता देती है। हो सकता है छोटे भाई के पास चाकू पहले ना हो, किसी दुकान से खरीद के लाया हो। अगर ये ऐसी स्टोरी अपन को मिल जाए कहीं, तो आपकी प्रिपरेशन बता देगी कि उसका मोटिव मारना था। वो फैक्ट क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा, उसका इंटेंशन प्रूफ हो जाएगा प्रिपरेशन से, उसके मोटिव से। तीसरी चीज कंडक्ट, जैसे चाकू मारा और किसी ने पकड़ा, पुलिस के समक्ष आ रहा, पसीना आ रहा बहुत, डर रहे हो, हाथ से चाकू कप रहा है ना, कि मारने के बाद ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। कंडक्ट, कपड़े चेंज करने चलेगा तुरंत, नहा के आ गए तुरंत, देखा है कि नहीं देखा है, ऐसे साफ करने लगते हैं लोग, ये कंडक्ट दिखाते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको क्या देखने मिलेगी, आपको एविडेंस में हमें नोटिस करनी है। मतलब सेक्शन 7 का इफेक्ट हमें कहाँ देखने मिलेगा, 8 में देखने मिलेगा। इसमें भी कितनी चीजें हैं, 5, इसमें भी कितनी चीजें हैं, 3 के 4, प्रिपरेशन, कंडक्ट और आपका मोटिव, 3 चीजें इसमें हैं।
मतलब आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है जब आप पता कर पाओगे कि रिलेवेंट है, और अगर रिलेवेंट है तो सपोर्ट कर रहा है, और इरेलेवेंट है तो रिवर्ट कर रहा है, और यही आपकी फाइंडिंग निकलेगी लास्ट में जो आप रीजनिंग दोगे। ठीक है, अब जैसे कि 354 की घटना होती है लड़की के प्रति, 376 की घटना होती है लड़की के प्रति, 506 की घटना होती है, तो ये घटना क्या अपने आप घटित होती है क्या कि लड़की खुद को छेड़ के आ गई? ऐसा होता है क्या? 376 अपने आप हो जाता है क्या? कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, कुछ ना कुछ तो चीज है ऐसी। मतलब ये प्रजम्पशन है कि घटना के घटित होते समय ये घटनाएं जो हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो स्वयं घटित नहीं हो सकती, इसमें किसी ना किसी का इन्वॉल्वेंस होना चाहिए। किसी ने मोटिवेट किया हो, किसी ने प्रेरित किया हो, किसी ने हो सकता भड़काया हो, किसी ने जानबूझ के फंसाया हो, किसी का इंटेंशन शुरू से हो। तो ये वाली चीजें कहाँ है, देखने मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी याद रखना। अब यदि एफआईआर लिखवाई किसी अपराधी ने, यदि अपराधी ने एफआईआर लिखवाई तो आचरण के रूप में सुसंगत होगा धारा 6 में, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मेरी बात सुनो कि अगर अपराध हुआ और फटाफट एफआईआर लिखवा दी तो ये आचरण है ना, कंडक्ट है। और चलो ठीक है, एक चीज छोड़ दी कि ये पीड़ित के लिए, अपराधी खुद ही अपराध करके आ रहा है और सामने वाले को हॉस्पिटल में रेफर कर रहा है। स्टोरी सुनी ऐसी, खुद ही मारता है और बचने के लिए खुद ही हॉस्पिटल में छोड़ता है, और पुलिस को भी स्टेटमेंट देता है कि मेरे को ये तो लाश यहाँ पे पड़ी मिली और ये सब चीजें। तो ये सेम ट्रांजेक्शन में बताता है कि मैं ही क्यों मारूंगा, और मैं मारूंगा तो मैं ही क्यों बचाऊंगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि नहीं रहते? फिल्में देखिए, वो फिल्में थोड़ी बहुत एप्लीकेबल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, कोचिंग के प्रचार के लिए भी और लोगों को मारने के लिए भी। ठीक है, आजकल पता नहीं चलता कब हैंग हो जाए सिस्टम। ठीक है, ये वाली चीज है। चलिए, तो समझ में आ रहा मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी तक कि आपको करना क्या है, सोचना क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अब होता है सेक्शन 9 पे बात कर लेते हैं। देखो, इन सेक्शन पे बात करना बहुत जरूरी है अगर आपको जजमेंट राइटिंग, क्योंकि ये अपराधी की पहचान के लिए है सेक्शन 9। किसकी पहचान के लिए है? अपराधी की पहचान के लिए। और ये पॉइंट लिख लेना, जो मैं लिखवाते जा रहा हूं वो लिखते जाना। ये पॉइंट लिख लो कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, ये क्या है? ये भैया जो चीज है उसको दिखाई जाती है, व्यक्ति की परेड होती है। ये क्या होती है? अपराधी की। मतलब एक होता है ऐसा कि ये 4 लोग खड़े हो गए, एक साइज एक कद के, छोटे बड़े हो सकते हैं मेरे, लेकिन सेम साइज के रहते हैं। अब इसमें से विक्टिम को बुलाया जाता है और बोलते पहचानो कौन ये था, कि ये था। मूवियों में देखा है, ये टीआईपी होती है। ये क्या होती है? ये टीआईपी होती है। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें आप लोग लिख लीजिए। पहली चीज, अन्वेषण अधिकारी के विवेकाधिकार पे है ये, मतलब उसके डिसीजन पे, किसके? अन्वेषण अधिकारी के विवेकाधिकार पे। पहली चीज कि भैया पहले से जानते हो कि परेड आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपराधी को पहले से जानते हो सकता है कि भैया वो पहले से आप उस व्यक्ति को जानते हो अन्वेषण अधिकारी, तो फिर परेड आवश्यक नहीं है। दूसरी, आपने कभी नहीं देखा, उस व्यक्ति को ही नहीं देखा, तो आप किसकी परेड लोगे? है ना, क्लियर बात है कि नहीं? आपने उस व्यक्ति को ही नहीं देखा तो काय की परेड, मतलब आप सेक्शन 9 फिर मेंशन नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज, घटना के समय होते, मतलब घटना के समय देखा, चेहरे को या आवाज को जानते हो, पहचानते हो, तो आप टीआईपी करा सकते हो। ये होता है टीआईपी पीड़ित की संतुष्टि के लिए। किसकी संतुष्टि के लिए होता है? पीड़ित की संतुष्टि के लिए और विवेचना अधिकार की संतुष्टि के लिए किया जाना, अन्वेषण के दौरान किया जाता है। जो इसका उपभोक्ता रहता है उसकी की जाती है। जैसे कि संपत्ति के समय, जैसे कि अभी आप जब जजमेंट राइटिंग लिखोगे तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। चोरी के केस में तो हमेशा ही ये चीज होती है कि संपत्ति की पहचान के लिए, किसके लिए? संपत्ति की पहचान के लिए। ठीक है, जैसे संपत्ति की पहचान का एक नंबर होता है जो कि आपको सिलेंडर नंबर जैसे भी हो, फोटोग्राफी से की जाती है। पहचान परेड, मतलब आपको तो पहचान परेड
करा के होती है। व्यक्ति की पहचान पहचान परेड से हो जाती है आपकी, ठीक है, व्यक्ति की पहचान के लिए पहचान परेड है। कौन कौन करा सकता है? पुलिस करा सकता है, अन्वेषण अधिकारी, मजिस्ट्रेट करा सकता है, ये वाली चीजें आपको देखनी। अब एक सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन, ये कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है। अभी बहुत सारी स्टोरी आपको ऐसी जजमेंट राइटिंग में देखने मिलेगी जहां पे सेक्शन 10 का भी यूज आपको देखने मिलेगा। सेक्शन 10 क्या बात करता है? ये बात करता है प्रत्येक षड्यंत्रकारी द्वारा सामान्य आशय में किया गया कार्य और सहमति पत्र पर व्यवहार बोलकर संकेतों द्वारा सहमति के होने के बाद हुआ हो तो वह दोषी होगा। सबकी सीधी बात, मतलब षड्यंत्रकारी द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर कराने में जो काम किया जाता है और उस पर सब लोग अपनी क्या दे देते हैं? कंसेंट दे देते हैं, तो वो किस में आएगा? आपके सेक्शन 10 में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? थिंग्स सेड डन लिखा है उसमें, थिंग्स सेड डन नहीं लिखा क्या? और रिटर्न सेक्शन 10 आपका आईपीसी में 120 के हिसाब से पढ़ा जाता है। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच अनलॉफुल एग्रीमेंट को ही बोलते हैं। और हम मानकर चलते हैं इसमें कि एक पकड़ा गया तो दूसरा भी पकड़ लेंगे, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का क्या है? भाग है। अगर स्टेटमेंट आफ्टर अरेस्ट के बाद अगर दिए जाते हैं, गिरफ्तारी के बाद अगर स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो वो रिलेवेंट नहीं होते। थिंग्स सेड डन, ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी, ये आपके सेक्शन 10 में पढ़ना है। चलिए सेक्शन 11, अगर सेक्शन 11 को समझना है तो सेक्शन 11 का यूज बहुत सारे लोग करते हैं अपराधी, कि सर मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं। तो हम कैसे मानेंगे आप वहां नहीं थे और अपराध तो आपने किया, एफआईआर आपके नाम से, सबूत आपके नाम से, और आप बोल रहे हैं हम वहां थे नहीं। तो भैया फिर सेक्शन 11 रिलेवेंट बताता है। क्या बताता है? ये रिलेवेंसी बताता है। क्रिमिनल मामलों में अधिकतर ये क्या होता है? लागू देखने मिलता है हमें। क्या देखने मिलता है? क्रिमिनल मामलों में हमें लागू देखने मिलता है, ठीक है। जो तथ्य कहीं सुसंगत नहीं है वो सुसंगत होंगे यदि साबित कर दिए जाते हैं कि वो था। जैसे कि दिल्ली में ऑफेंस हुआ, वो होता है कि लाहौर में था। अगर मैंने साबित कर दिया कि वो दिल्ली में है तो फिर भैया ये चीज क्या होगी? रेलेवेंट होगी। ये सेक्शन 11, मतलब आपकी शारीरिक उपस्थिति होना जरूरी है सेक्शन 11 के हिसाब से, सेक्शन 11 के हिसाब से। क्लियर? ठीक है। 32 का नाम तो बड़े अच्छे से सुना होगा। 32 का 1, डाइन डिक्लेरेशन। कोई व्यक्ति ये बोल के मर गया कि मेरे को भैयू ने मारा, तो अब भैयू की क्या हालत होगी? हैं? क्यों? पहली चीज, 90% मामलों में तो यही माना जाता है कि दोषी कौन हो? आप ही। लेकिन अगर आप ये साबित करने में असफल रहे तो 100% आप क्या हो? फिर उस अपराध के दोषी हो, क्योंकि वो आपका नाम बोल के मरा। और कहते ये हैं कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। धमाल, देखिए धमाल, डब्लू, हाँ ठीक है। आ जाइए सेक्शन 14। सेक्शन 14 देखो क्या लिखा? विधिक जांच की जाती है ना कि वैज्ञानिक जांच की जाती है, सबकी सीधी बात। सेक्शन 14 आपको ये बोलता है, लिख लो उसके बाजू में, सेक्शन 14 के बाजू में। बाकी क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि भैया लीगल इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं हम, तो हम वैज्ञानिक इंक्वायरी के बारे में बात नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ लीगल इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं, हम वैज्ञानिक इंक्वायरी के बारे में बात नहीं करते। ना कि वैज्ञानिक जांच की जाती है, विधिक जांच की जाती है, ना कि वैज्ञानिक जांच की जाती है। घटना के समय जो भाव भंगिमा रही है वो देखेंगे हम, तो है सही बात कि नहीं? आपके वैज्ञानिक क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। सेक्शन 14 यह बोलता है कि घटना के समय जो आपकी भाव भंगिमा रही है वो कैसी है, हम तो ये देखेंगे। है क्लियर बात कि नहीं? मतलब
आपका नॉलेज देखेंगे, आपका इंटेंशन देखेंगे, आपका इलविल देखेंगे, आपका गुडविल देखेंगे, आपका नेग्लिजेंस देखेंगे, जो कि आपके सेक्शन 14 की जो है बात है ना। आपका प्रीवियस कंडक्ट देखेंगे, ये वाली चीजें जो उसमें है, प्रीवियस कंडक्ट देखेंगे, पर्टिकुलर ऑप्शन देखेंगे, जनरल बात करता है, जो आपका एक्सप्लेनेशन जो उसमें लिखा है, प्रीवियस कम्युनिकेशन देखेंगे, ये सब चीजें आपकी बात करता है, मतलब उसमें मना कर दिया। सेक्शन 27 खोलिए, पढ़ लिया ना सेक्शन 27। तो देवमन उपाध्याय का केस जरूर मेंशन करना, अगर आप जब्ती कराते हो तो देवमन उपाध्याय का केस जरूर मेंशन करना। और देवमन उपाध्याय के केस में सेक्शन 24, 26, 27 देवमन उपाध्याय, कौन से उपाध्याय साहब? देवमन उपाध्याय, याद है? अच्छा वर्सेस बोलना पड़ेगा क्या, याद नहीं है केस? एक मिनट बताता हूँ। देवमन उपाध्याय वर्सेस यूपी 1872 का केस है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, ऐसा बोला गया था इसमें। मतलब इसमें बोला पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए जो साक्ष्य देता है वह स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित होना चाहिए। मतलब अगर पुलिस की कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति ने क्या दिया, एविडेंस दे दिया, पुलिस की कस्टडी में रहते हुए एविडेंस दे दिया, तो वह स्पष्ट रूप से उस तथ्य से क्या होना चाहिए, संबंधित। जैसे मैंने बोला सर मुझे पता है कि वो चाकू कहाँ है, चाकू आप जैसे ही उसके घर जाओगे, उस घर के दरवाजे के पीछे एक खिड़की बनी है, खिड़की के अंदर एक थोड़ा सा वो है, वहां पे चाकू, अगर वो नहीं मिला तो 27 नॉट एप्लीकेबल। और अगर वो मिला तो फिर अंडर कस्टडी में जो देवान उपाध्याय बोल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको केस मेंशन करना पड़ेगा। मतलब जब्ती और रिकवरी दोनों अलग अलग चीज। रिकवरी मतलब किसी के बताने पे भी अगर आप ढूंढ रहे हो, रिकवर कर रहे हो, और आपको खुद पता है कि वो चीज है कहाँ, और किसी ने स्टेटमेंट दी, कन्फेशन दिया कि सर वो वहां है, तो फिर आपको देवमन उपाध्याय की गाइडलाइन याद करनी। पहली गाइडलाइन जो जो कथन किया गया है वो अवधारणा की जाती है कि भाई स्वेच्छा से है। पहली चीज, दबाव में आप स्टेटमेंट नहीं दिलाओगे, तब तो हम उसको क्या मानेंगे, स्पष्ट मानेंगे और इसकी एविडेंसरी वैल्यू रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस वस्तु के संबंध में कथन किया गया है वही जब्त होना चाहिए। चाकू बोला तो चाकू, सुई नहीं होनी चाहिए। चाकू बोला तो चाकू, सुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज कि जो आपके कथन होते हैं वो तैयार होने चाहिए कथन के रूप में, मतलब जैसे जैसे वो बताते जाए वैसे वैसे, है ना। चलो अब सीआरपीसी 51 पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ाए ना 51, सीआरपीसी 51 सबऑर्डिनेट के व्यक्ति की तलाशी, व्यक्ति की तलाशी। हाँ, तो यही वाली बात बोल रहा है कि भैया अगर कोई अन्वेषण अधिकारी ना हो तो फिर व्यक्ति की तलाशी सबऑर्डिनेट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे, रिकवरी के लिए होती है ना तलाशी, किसकी तलाशी? रिकवरी के लिए, जब्ती के लिए तलाशी होती है। तो ये 51 भी मेंशन कर सकते हो आप लोग सीआरपीसी का 27 के साथ। देखते जाना बिल्कुल अच्छे से, है ना। जब भी जजमेंट राइटिंग लिखोगे और जब जैसा यूज करे वो ब्रह्मास्त्र, तो वैसे ही आप लोगों को क्या लगाना है, वहां पे लॉ लगाना है, ठीक है। यदि अभियुक्त द्वारा संयुक्त कथन के रूप में कोई साक्ष्य लिया गया है तो साक्ष्य क्या होगा, आग्राहक होगा। ये वाली लिख लो, यदि अभियुक्त द्वारा संयुक्त रूप से, मतलब जैसे कि 4 लोगों को पकड़ा और 4 लोग ही बोल रहा है इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, मतलब चारों एक ही चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब प्री प्लान है। इसका मतलब क्या है कि चारों ने पहले, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में तो चेंज आना चाहिए ना, तो ये हम अनुमान लगाएंगे कि भैया चारों को क्या है, पहले से प्री प्लान है। आगे, यदि कितने भी अभियुक्त हैं तो उनके अलग अलग कथन लिए जाएंगे, ये भी एक जनरल रूल है। कितने भी हों सबके स्टेटमेंट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर एफआईआर करने में डिले हो जाता है तो फिर वो कारण देना पड़ेगा आपकी जजमेंट राइटिंग में। कभी कभी आपको कारण लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आपको खोजना है और आपको वो कारण देना है। या तो फिर आपको ये बताना है कि युक्त समय है, ये ज़्यादा डिले नहीं है,
ये वाली चीज आपको अपनी जजमेंट राइटिंग में लिखते जाना, ये वाली चीजें सब, है ना, ये सब आपको परिपक्व बनाएंगी, आपकी फाइंडिंग में आपके सपोर्ट और रिवर्टेबल नेचर को समझाने के लिए परिपक्व बनाएंगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 30 पे आ जाइए। सेक्शन 30 अगर आपको दिख रहा है तो अच्छे से, जो व्यक्ति कथन करता है उसके विरुद्ध ही साक्ष्य में उपयोग लाया जाएगा और अन्य के विरुद्ध नहीं। संयुक्त विचारण एक ही तरह का अपराध जिस चीज के बारे में कथन किया गया है उसे जब्त होना चाहिए। कश्मीरा सिंह वर्सेस यूपी राज्य का अगर ऐसा कोई केस आपको दिखने मिले कि भैया स्वयं के खिलाफ वाला, है ना, आर्टिकल 20 का 3, आर्टिकल 20 का 3 जो कि आपको बताता है ना कि भैया आपको आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है। मतलब आपको अपने स्टेटमेंट के खिलाफ साक्ष्य देने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के स्टेटमेंट पे आप बचा रहे हो, अन्य के विरुद्ध नहीं है ना। ये कि जैसे कि भैया ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, इसको सजा मत दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मैं नहीं किया है, ये सब चीजें, ऐसा कोई चलेगा नहीं, है ना, ऐसा कोई नहीं चलेगा। जो साक्ष्य लाओगे कि मैं नहीं किया है तो आप बताओ। जैसे कि वो गिरने से बोल रहा है कि चोट लगी है, लेकिन कुछ एविडेंस दे रहा है क्या गिरने से लगी है? नहीं दे रहा ना, तो हम तो ये मान के चलेंगे भैया छोटे भाई ने मारा, यही मान के चलेंगे कि नहीं मान के चलेंगे? अब समझ में आ रही कहानी, क्यों मैं ऐसा बोल रहा था? अब लॉ समझ में आ रहा, लॉ कि अब लॉ पे बोल रहा था मैं, किस पे बोल रहा था मैं? लॉ पे, फ्री में नहीं बोल रहा था। ऐसा है, ऐसा आपके लॉ में लिखा है, इसलिए तो बोलना पड़ रहा है। और ये आप अगर सेक्शन के साथ लिखते गए तो दावा है, सामने वाला भी पढ़ के खुश होगा शायद, बाकी मुझे नहीं पता, अपना अपना ओपिनियन है, उनको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग तो लॉ पे लिखना यार, है ना। लॉ पे लिखोगे तो दम रहेगी थोड़ी सी, और फुल्ली लॉ पे काम करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। टाइम को देखते हुए, बजट को देखते हुए अपन ये वाला काम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। हम ये जजमेंट राइटिंग का पैटर्न आपको बताएंगे और ये लिखना कैसा है ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए 34 देख लीजिए। एविडेंस पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा बचा है ना, नहीं तो बोले सर पूरा पढ़ा रहे हो। कश्मीर सिंह वाला लिख लिया केस, कश्मीर सिंह वर्सेस यूपी 30 का 3, कौन सा 20 का 3? वीक पीस ऑफ एविडेंस बोला जाता है, वीक नेचर का होता है ये, कोरोबरेट नेचर का होता है, ये भी लिख लो। कश्मीर सिंह वाले में बोला कोरोबरेट नेचर का होता है, मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करता है ये, कन्फेशन टू को एक्यूज, क्या करता है? कन्फेशन टू को एक्यूज क्या करता है? कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो करता है, कोरोबरेट नेचर का होता है। ठीक है, चलिए 34 देखिए, क्या है 34? हाँ, लेखा एंट्रीज के बारे में बात करता है। जैसे कि अगर एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं कि कोई भी पुस्तक रखी जाती है जिसपे डेली क्या होती है, राइटिंग होती है, जैसे सिग्नेचर होते हैं, जैसे अपन, मैं अगर कोचिंग में रजिस्टर रखूँ, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है कब जा रहा है सब मैं एंट्री करूँ। जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में एंट्री करनी पड़ती है ना, तो ये एक नियमित डायरी रहती है। तो वो नियमित डायरी जब भी कोई ऑफेंस होता है तो वो क्या होता है, एक रिलेवेंसी बनाती है कि भैया ये लड़की 2 दिन से गायब है, 2 दिन से हमें पता चला कि इसने साइन नहीं किए हैं, क्या नहीं किए इसने साइन, ये, और ये दिन प्रतिदिन लिखी जाती है। प्राइवेट रजिस्टर सुसंगत नहीं है, लेकिन कौन सा रजिस्टर? किसी के बारे में कुछ भी लिख रहे हो, खुद का पर्सनल रजिस्टर, वो रिलेवेंट नहीं है, लिख लो प्राइवेट रजिस्टर रिलेवेंट नहीं है। देखो सेक्शन 40, सेक्शन 40 देखो, एस जुडिकाटा वाला सिस्टम है ये अपना। ये क्या बोलता है? अगर न्यायालय का जो निर्णय है वो लोक दस्तावेज है, क्या है वो? लोक दस्तावेज। यदि किसी पहले मामले का मजिस्ट्रेट ने क्या ले लिया है, कोई निर्णय ले लिया, तो उसका अन्य मामले में भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग। और वास्तविकता में आपको जजमेंट में यही चीज तो मेंशन करनी है। आप जो जजमेंट लिखोगे
वो आप क्या करोगे, यूज करोगे ना उनके जजमेंट का अपने जजमेंट में, कि यार इस वाले मामले में यहाँ ये चीज बोली थी, तो हम प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि इस वाले मामले में भी यही सेम चीज हमें देखने मिल रही है, तो हम उसके साथ सेक्शन 40 भी क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। थोड़ा बहुत लिख लेना, बताऊंगा कैसे मेंशन करना है, ठीक है। सेक्शन 45 देखिए, 45 एक 40 हो गया, 34 हो गया आपका, 32 हो गया, 32 का 1 हो गया, और बाकी पूरी सीरीज आपकी ये जो जितनी भी आप लोगों को अगर कहीं पे भी ये पढ़ के देखना, आपको लिखना कैसे है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और लॉ पे बात, आप लॉ पे बात करिएगा, ठीक है। लॉ से ही जजमेंट राइटिंग अच्छा होगा और सोचने समझने की शक्ति और अच्छी होगी। हाँ, विदेशी विधि, हस्तलेख, अंगुली चिन्ह, तथ्य का कोई प्रश्न, विशेषज्ञ का साक्ष्य, विशेषज्ञ की राय, विशेषज्ञ का प्रत्यक्ष साक्ष्य, विशेषज्ञ की राय पर दोष सिद्धि नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक्सपर्ट क्या दे रहा, ओपिनियन अकेला दे रहा है, तो उस पर हम कन्वेक्ट नहीं करेंगे, 45 आप लगाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। अगर विशेषज्ञ साक्षी के तौर पे न्यायालय में आया, तो वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, अगर कुछ स्टेटमेंट देता है तो वो थोड़ा रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोर्ट में बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है वो, कोर्ट में। अगर तथ्य का अगर कोई प्रश्न है तो आपकी विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता पड़ती है। अगर तथ्य का कोई प्रश्न है तो विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता पड़ती है। सेक्शन 53, 54 देखिए एक बार, इंडियन एविडेंस एक्ट का। दांडिक मामलों में अच्छे आचरण का साक्ष्य दिया जा सकता है, लिख लो। क्रिमिनल केस में गुड कंडक्ट का साक्ष्य दिया जा सकता है, क्रिमिनल केस में गुड कंडक्ट का साक्ष्य दिया जा सकता है, अच्छे आचरण का साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 54 लिखिए, यदि आचरण ही विवाद है तो अच्छे आचरण का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे बात को, अगर आचरण ही विवादित है, हाँ लिखा है ना आपकी हेडिंग, हाँ, तो भैया नहीं दिया जाएगा। ये सब आपको मेंशन करने का समय आएगा। जैसे महिला वाले मामले होते हैं, उनमें अपराधी को परिवीक्षा का लाभ नहीं देना, ये भी लिख सकते हो आप लोग, मेंशन करना है। केवल भावभंगिता के आधार पर ज्ञात किया जाएगा, एक्सपर्ट के आधार पे नहीं, है ना, ये पढ़ ही चुके हैं। एक सेक्शन लिखिए 145, बहुत शानदार। यदि पीड़ित का बयान ही लिखित नहीं है, लिखित में नहीं है, तो उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये वाली बात लिखी है इसमें। किसमें, हाँ, ये कोरोबरेट नहीं करेगा भैया आपका फिर, क्योंकि आपका जो पीड़ित का बयान होना चाहिए वो लिखित में नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ा 145? पूर्वतन लेखबद्ध कथन के बारे में प्रति परीक्षा लिखा है ना, तो उसको ही तो बोल रहा हूं मैं कि भैया आपने 161 में जो स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है, अगर वो ही नहीं लिए आपने, तो फिर क्या 141, 154, 145 में रिलेवेंट होगी क्या, नहीं होगी, उपयोग में लाए जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर सीआरपीसी के 161 में अभियुक्त की धारा 155 के अंतर्गत विश्वसनीयता जांच करने के उद्देश्य से ये किया जाता है, किससे, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी की जांच करने के उद्देश्य से ये वाली चीज की जाती है। अब आगे सेक्शन 34, जिस पे कहानी आपकी उलझेगी। हाँ,
सेक्शन 34 क्या बात करता है? सेक्शन 34 क्या बात करता है? सेक्शन 34 ये बात करता है कि अगर एक्ट और ओमिशन, किसके बारे में? एक्ट और ओमिशन। अब ये एक्ट और ओमिशन कैसे? मारपीट वाले मामलों में देखने मिलता है, 34 लगी देखने मिलती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति ने मारा। 34 आईपीसी का जरा एक बार पढ़ लो, आईपीसी। इसको मैं कल थोड़ा और खींचूंगा, आज थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैं बताता हूँ, ठीक है। 34 294 के साथ नहीं लगता है, 506 के 2 के साथ नहीं लगता है, बाकी आपका 323 के साथ लगता है, 324 के साथ, 325 के साथ, ये मतलब जो भी आपका है इनके साथ आपका 34 लगता है, इनके साथ 34 नहीं लगता है। आईपीसी का है, ये सब आईपीसी के सेक्शन है। नहीं, 34 पढ़ना है। मैं बता रहा हूं कि एक्ट और ओमिशन तथा मारपीट वाले मामलों में, बोला ना मैंने मारपीट वाले, वो लिख लो। इन तीनों चीजों में आपको 34 का यूज देखने मिलेगा। अब कल कहानी की जंग थोड़ी सी आगे छिड़ेगी, इतना लिख लो। कल इसको उठाते हैं, कल आईपीसी उठाते हैं, आपको कल आईपीसी के दर्शन थोड़े से कराते हैं। और मैं जो सेक्शन बोलूंगा, जैसे 452 संपत्ति में घुसने, घर में घुस के मारपीट करने वाले सेक्शन पढ़ के आना, घर में घुस के चोरी करने वाले सेक्शन पढ़ के आना, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। समझ में आ रही बात को, है ना? एक बार रीड करके आना, क्योंकि आप लोगों ने अभी आईपीसी पढ़ नहीं रखी, तो अगर मैं बताऊंगा भी तो आपको बाउंस हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। थोड़ा सा रीड करके आना, फिर एक बार मैं क्लास में रीड कराऊंगा। फिर अब चलिए स्टोरी एक बार सुनाइए, अपन ने क्या क्या अपन ने यूज किया है थोड़ा सा मुझे बताइए। आ जाइए। ये भैया हमारे क्लास का माहौल है, मैं पूछता हूं ऐसे ही और आपको बताना पड़ता है, ठीक है? चलिए आ जाइए भैया, आ जाओ। आ जाओ जल्दी, कोई भी एक बता दो फटाफट, जल्दी। अरे डरने की बात ही नहीं है, सीधा मुझे सुनाना है। नीचे मुंडी करके सुना सकते हो, ऊपर नहीं देख रहे तो। चलो जल्दी आओ भैया, आ जाओ फटाफट। क्या स्टोरी में क्या हुआ था, ये सब चीजें बोलना कहाँ से सीखोगे? यहीं से तो सीखोगे, यही मंच है। चलो स्टार्ट करो, आ जाओ। क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे स्टूडेंट हो, नहीं बनेगा ना, सिखा लेंगे, ठीक है? आ जाओ। मैं भी तो ऐसे ही था, मुझे भी तो किसी ने सिखाया। आ जाओ। लेकिन जो चीज मैंने 2 साल बाद सीखी, वो आपको 2 साल पहले सिखा रहा हूँ मैं। आ जाओ, लाइव चल रही है भैया, फिर क्या, फिर वो सामने वाला का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, समझ रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा है, मुझे तो सिर्फ बुलवाना है लाइव पे। चलो आ जाओ, बिल्कुल तुम्हें जो मन करे तुम वो बताओ। यही बता दीजिए क्या सेक्शन भागने वाले चलो हाँ, ऐसे ऐसे ही करके बोल दो, ना लगाओ भैया, आवाज जाएगी। एविडेंस सेक्शन 6 ट्रांजैक्शन भाग होने वाले फैक्ट एक्ट को सीरियस
सुसंगत अनुमान सत्य तक पहुंचना। ऐसे करके बताओगे क्या, देख के बताओगे क्या? सर पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में थोड़ी कौन आएगा भैया अच्छे से, बिना देखे फर फर फटाफट सर ऐसा हुआ था, सर ऐसा हुआ था, एविडेंस में फिर ऐसा लगाया, फिर आईपीसी में ऐसा लगाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, फिर जो भी अपन ने पढ़े लो, कौन बताएगा? कल बताओगे? सर मैं बताऊंगा। पक्का? चलो भैया कल बताएंगे, कल आप लोग देखने के लिए तैयार रहना। ओके बाय बाय टाटा, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।